So today we will start experiment. So first is a small introduction of this chapter. So this chapter contains the history of periodic table. periodic table कैसे बना, उसमें कौन कौन से साइंटिस्ट जो है उन्होंने periodic table बनाया, क्या इसकी हिस्ट्री है, और आज तक जो हम आज मॉडर्न periodic table पढ़ते हैं वहां तक पूरे जो है उसकी हिस्ट्री इस चैप्टर में है। फिर periodic प्रॉपर्टीज हैं, कुछ एटॉमिक रेडियस होगा, आयनाइजेशन एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी, वैलेंसी। तो इस चैप्टर में हम पूरा periodic टेबल के बारे में सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि जो मॉडर्न periodic टेबल है उसके ग्रुप्स और एलिमेंट हमें याद हो जाएंगे, किसमें कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप में पड़ा है। तो एक तरह से पूरी तरह से हमें क्रैम भी नहीं करना, लेकिन उसको पढ़ना इस तरीके से है कि हमें उसकी पूरी नॉलेज हो जाए। तो बिफोर दी 18th सेंचुरी जब हमारे पास सिर्फ 13 एलिमेंट्स थे, तब कितने एलिमेंट्स थे? 13 एलिमेंट्स। तो तब इतना मुश्किल नहीं था कि उनकी प्रॉपर्टीज को याद कैसे करना है। तो ईच एंड फॉर एवरी वन एलिमेंट के 13 एलिमेंट है टोटल, तो सबकी प्रॉपर्टी हम अलग अलग याद कर सकते हैं। लेकिन कुछ साल बाद क्या हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ गए, तब ये थोड़ा मुश्किल हो गया कि एलिमेंट की प्रॉपर्टी को याद कैसे रखें। तब साइंटिस्ट ने सोचा कि इनको क्लासिफाई करते हैं, किसी तरीके से इनके ग्रुप्स बनाते हैं ताकि हमें उनकी प्रॉपर्टी को याद करना, समझना, उसमें दिक्कत ना हो, आसान हो जाए। तो तभी से ये क्लासिफिकेशन जो है वो शुरू हुई। तो उसमें अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी अप्रोच से कुछ करने की कोशिश की, तो अल्टीमेटली जो जाके मॉडर्न periodic टेबल बन गया। तो वो हिस्ट्री हम पढ़ेंगे, कौन कौन से एलिमेंट, कौन कौन से साइंटिस्ट आए, उन्होंने कैसे कैसे क्लासिफाई करने की कोशिश की। तो पहले हम लिखते हैं periodic टेबल होता क्या है, व्हाट इज periodic टेबल। सो अगर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो periodic टेबल may be defined as periodic table may be defined as the arrangement of all known element, जो एलिमेंट नोन है, according to their properties, in such a way that similar properties, the elements of similar properties, जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है, are grouped together in table form or tabular form is called periodic table। तो ये डेफिनेशन है इसकी। इसमें क्या होता है? अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। ओके, कौन से जो नॉन एलिमेंट्स हैं, अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज इन सच अ वे दैट सिमिलर एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज दे आर ग्रुप्ड इन वन ग्रुप, कॉमन ग्रुप। जैसे 5 एलिमेंट है, उनकी प्रॉपर्टी सेम है तो वो एक ग्रुप में आ जाएंगे। 5 एलिमेंट्स और है, उनकी प्रॉपर्टी सेम है तो वो दूसरे एलिमेंट ग्रुप में आ जाएंगे। ऐसे उन्होंने क्या किया? ग्रुप्स बना दिए। तो अब हम नेक्स्ट इसमें करेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री मीन्स कौन कौन से साइंटिस्ट की कौन कौन सी अप्रोच थी। इसमें हम फर्स्ट जो है वो पढ़ेंगे डबनियर, डबनियर ट्राइड रूल और सिस्टम।
सेकंड इसमें हम करेंगे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, थर्ड करेंगे हम इसमें मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, और लास्ट में करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है इसको हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीटी पीरियोडिक टेबल। तो नेक्स्ट हम ये चार चीजें डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है हमारे पास डेबोनियर ट्रेड, सेकंड है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, थर्ड है मेंडलीव। तो मेन हमें जो आज हम जो जिस पे काम करते हैं, जिसके बेस पे केमिस्ट्री चल रही है, वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इनमें से जो फर्स्ट थ्री हैं, ये तीनों ही अप्रोच जो है ये ध्यान रखना है आपने, ये मास नंबर के बेस पे है। और जो आज का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये एटॉमिक नंबर के बेस पे है। तो पहली चीज ये होगी। अब हम एक एक करके इनको करेंगे। तो फर्स्ट आ जाता है हमारे पास डेबोनियर ट्रेड सिस्टम। और देखेंगे कि इनका क्या मेथड था क्लासिफाई करने का, इन्होंने क्या यूज किया, फिर देखेंगे इनकी कुछ लिमिटेशन भी नहीं होगी। सो योर फर्स्ट पार्ट इज डेबोनियर ट्राइड। ट्राइड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ थ्री। इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ थ्री, तीन एलिमेंट एक ग्रुप में। तो ये 1817 डेबोनियर नाम का साइंटिस्ट था, उसका नाम था J.W. डेबोनियर, जिसने ये क्लासिफिकेशन दी। जर्मन का साइंटिस्ट था ये। तो उसने क्या किया, अरेंज द एलिमेंट इन अ ग्रुप ऑफ थ्री। ग्रुप ऑफ थ्री को इसीलिए उसका नाम है ट्राइड। ट्राइड का मतलब ग्रुप ऑफ थ्री। सो he arranged the elements in group of three, that is tried, and in a manner that, मेथड क्या अप्लाई किया उसने, इन अ मैनर दैट द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट, ये उसका मेन रूल था जो उसने यूज किया। एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, जो मिडल वाला एलिमेंट है, तीन होंगे तो तीन में जो सेंटर में होगा उसका जो एटॉमिक मास was equal to or nearly equal to or roughly nearly equal to the average of atomic masses of other two elements. Atomic masses of other two एलिमेंट्स, बाकी के जो दो एलिमेंट्स बच गए उनकी एवरेज के एग्जैक्टली इक्वल या फिर जैसे ये एग्जांपल। अब एक चीज इसमें ध्यान देने वाली है, जो डेबोनियर है उसने अपनी इस कंसेप्ट के अंदर, इस क्लासिफिकेशन के अंदर क्या यूज किया, एटॉमिक मास। मैंने बताया था पहले तीन जो है वो एटॉमिक मास पे बेस पे क्लासिफिकेशन हुई थी, और लास्ट जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो हुआ था एटॉमिक नंबर के बेस पे। तो इसलिए एटॉमिक मास यूज किया। ये कह रहा है एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट,
दैट इज इक्वल और नियरली इक्वल टू द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ अदर टू एलिमेंट। जैसे इसने जो फर्स्ट ट्राइड बनाई थी वो थी लिथियम एलिमेंट, ओके, सोडियम एंड पोटाशियम। सिंबल लिखे हम तो, लिथियम का सिंबल होता है Li, सोडियम का होता है Na, पोटाशियम का होता है K। तो ये एक 3 एलिमेंट का ग्रुप बन गया, इसको ट्राइड बोलते हैं। तो अब एटॉमिक मास अगर हम लिखेंगे, एटॉमिक मास, लिथियम का एटॉमिक मास 7 और पोटाशियम का एटॉमिक मास 39। तो बीच वाला जो एलिमेंट है दैट इज अ मिडिल एलिमेंट, उसका एटॉमिक मास कितना होना चाहिए? एवरेज। किस किस की एवरेज? 7 + 39/2, तो ये आ जाएगा आपका 23। तो ऐसे करके क्लासिफिकेशन की थी डेबोनियर ने कि एक ट्राइड के अंदर उसने 3 एलिमेंट ले लिए। जैसे ये 3 एलिमेंट को एक ग्रुप में रखा, तो उसका क्राइटेरिया क्या था कि जो मिडल एलिमेंट है उसका मास बाकी 2 एलिमेंट की एवरेज के या तो एग्जैक्टली इक्वल आएगा या क्या होगा, नियरली इक्वल होगा। तो और एग्जांपल करते हैं। तो सेकंड जो ट्राइड था जो डेबोनियर ने लिया था वो था एलिमेंट कौन कौन से? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखो तो उसमें आज भी लिथियम, सोडियम और पोटाशियम एक ही ग्रुप में है, ग्रुप नंबर 1 में। आगे हम करेंगे भी। तो ये कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये दूसरा ट्राइड था। इनके जो एटॉमिक मासेस हैं, कैल्शियम है 40 और बेरियम है 137। तो अब दोनों की एवरेज लेंगे, तो 40 + 137/2, ये यहां पे हमारी आ जाएगी 88.5। अब इसका जो मास है वो 87.5, मीन्स नियरली इक्वल। मैं ये नहीं बोला था कि वो एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए, वो इक्वल होगा, यहाँ नियरली इक्वल होगा। तो दूसरा जो ग्रुप डेबोनियर ने बनाया था वो इन 3 एलिमेंट का था, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। और ये तीनों एलिमेंट आज भी हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 2 में है। तीसरा जो था नेक्स्ट एग्जांपल वो थी क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लोरीन का एटॉमिक मास लिखते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5, आयोडीन होता है 127। इन दोनों की एवरेज लेंगे तो 35.5 + 127/2, तो ये आपका आ जाएगा 81.2। लेकिन जो ब्रोमीन है उसका एटॉमिक मास इसके आसपास ही है, उसका एटॉमिक मास है 80। तो ये थी डेबोनियर की थर्ड ट्राइड, जिसमें उसने क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को रखा था। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में कि ये तीनों एलिमेंट ग्रुप नंबर 17 में प्रेजेंट है, इनको हम हैलोजेंस कहते हैं। तो ये थी फर्स्ट क्लासिफिकेशन। लेकिन इसकी लिमिटेशन ये थी कि इट इज ओनली एप्लीकेबल टू वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो पूरे एलिमेंट जब तब थे 30 एलिमेंट, तो पूरे जो एलिमेंट है उन पे ये एप्लीकेबल नहीं हुआ, तो ये इसकी मेन लिमिटेशन रही। उसके बाद जो सेकंड आता है वो है न्यूलैंड। तो सेकंड जो हिस्ट्री के अंदर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री के अंदर आता है साइंटिस्ट, वो था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ये 1866 में न्यूलैंड नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। 1866, उसका पूरा नाम था J.A.R. न्यूलैंड।
तो अब इसका ऑक्टेन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो जाता है ग्रुप ऑफ 8, ग्रुप ऑफ 8। तो इसमें इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? न्यूलैंड ने क्लासिफाई कैसे किया? तो वो कहता है कि वैल्यू एलिमेंट्स आर अरेंज्ड when elements are arranged in order of their increasing atomic masses। अगेन इसमें भी क्या वर्ड आ रहा है? एटॉमिक मास, नंबर नहीं आ रहा। एवरी एट्थ एलिमेंट has the properties similar to every eighth element in group of 8, properties similar to the first element, like जैसे like 8 notes of octave, 8 notes of octave in music। तो उसको म्यूजिक के साथ रिलेट किया है। म्यूजिक में आपने सुना होगा कि यहाँ पे 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर सा आ जाता है। तो ऐसे ही उसी के बेस पे इसने क्लासिफाई किया है। तो कौन कौन सी सुर होती हैं? सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी। तो ये 7 सुर होती हैं, सा रे गा मा पा दा नी, फिर सा आ जाता है। तो ऐसे उसने एलिमेंट अरेंज कर दिए। तो इसमें ग्रुप ऑफ 8 के लिए हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट एंड एट्थ हैज सिमिलर प्रॉपर्टी, ये लिखेंगे यहाँ ग्रुप ऑफ 8 की बजाय। 8 का मतलब फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट है सिमिलर। तो हम यहाँ पे एक एलिमेंट आएगा सा रे गा मा पा दा नी, नी के बाद फिर आएगा सा के नीचे। तो एवरी एट्थ एलिमेंट हैज दी सिमिलर प्रॉपर्टी एज दैट ऑफ फर्स्ट। तो जैसे यहाँ पे आ जाता है हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास फ्लोरीन यहाँ आ गया, सोडियम यहाँ पे आ गया, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। सल्फर के बाद फिर नी के बाद फिर सा, क्लोरीन, क्लोरीन के बाद पोटाशियम, कैल्शियम, गैलियम, सेलेनियम, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक आ जाएगा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम आ जाएगा, एंड यहाँ पे आ जाएगा जर्मेनियम। तो ऐसे करते करते जो एवरी एट्थ, लाइक इसने यहां तक अरेंज किया था एटॉमिक मास 40 तक, इसका एटॉमिक मास हो जाता है 40। तो सा रे गा मा पा दा नी के बाद जब नीचे जाएंगे सा, तो अब इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होगी, इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। ये ग्रुप बन गया, एक लिथियम, सोडियम, पोटाशियम और जर्मेनियम में भी सेम था, यहाँ भी सेम आ गया। अब फ्लोरीन, क्लोरीन वो भी एक ही ग्रुप में थे। हाइड्रोजन की तो पोजीशन अनसर्टन है अभी भी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये ग्रुप नंबर 2 आ गया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से ये ग्रुप नंबर 1 है और ये हमारा ग्रुप नंबर 2 है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमने पढ़ा है। बोरोन फैमिली आ गई हमारी ग्रुप 13, कार्बन फैमिली आ जाती है 14, नाइट्रोजन फैमिली आ जाती है 15, ऑक्सीजन आ जाती है 16। मींस जो क्लासिफिकेशन न्यूलैंड ने 1866 में की थी, वही क्लासिफिकेशन के हिसाब से एलिमेंट आज भी प्रेजेंट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो इस क्लासिफिकेशन का मेन बेस क्या था? एटॉमिक मास। और उन्होंने जब एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया, तो एवरी एट्थ एलिमेंट कम अंडर द फर्स्ट।
So that's why it is called octave, because it is very similar to the notes of म्यूजिक. जो 8 सुर होती हैं म्यूजिक के अंदर, उसके साथ इनकी सिमिलरिटी है बिल्कुल. सारे गामा पा दा नी के पास सा आएगा, तो ऐसे एलिमेंट जो है वो अरेंज होंगे. अब न्यूलैंड की लिमिटेशन की एक दो वो डिस्कस कर लेते हैं. तो लिमिटेशंस में क्या था, एक तो लिमिटेड था ये भी, जैसे डब्ल्यूडीएल भी लिमिटेड एलिमेंट को अरेंज कर पाया, तो ये भी लिमिटेड था. तो लिमिटेशंस फर्स्ट है, लॉ इज ओनली एप्लीकेबल टू लिमिटेड एलिमेंट, ओनली एप्लीकेबल टू लिमिटेड एलिमेंट्स. कहां तक था ये, कब कहां तक इसमें एप्लीकेबल हुआ, कैल्शियम तक, एटॉमिक मास 40. दूसरा जो पॉइंट है लिमिटेशन का वो ये था कि उस समय जब इसने दिया ये 56 एलिमेंट्स नोन थे, वर नोन, 56 एलिमेंट्स वर नोन, बट सारे एलिमेंट को ये अरेंज नहीं कर पाया अपने इस लॉ से. तो ये दो इसकी मेन लिमिटेशंस हैं. उसके बाद आ जाता है हमारा मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल. थर्ड, तो दैट इज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल डेमेंट्री नाम था उसका मेंडलीफ, हम उसको DI मेंडलीफ बोलते हैं. और इसने कितने एलिमेंट अरेंज किए थे, ही अरेंज 63 एलिमेंट्स. और इसका क्राइटेरिया क्या था अरेंज करने का, अगेन द एटॉमिक मास. सो टेबल में जब हम लिखेंगे इसको कि क्लासिफिकेशन इसने कैसे की, तो व्हाट वाज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, इसका बेस क्या था क्लासिफाई करने का, दैट वाज एटॉमिक मास. मींस क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू increasing atomic masses. जब उसने एलिमेंट को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मासेस, तो आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल, कुछ स्पेस के बाद एलिमेंट अपने आप ही जो है वो एक ग्रुप्स में अरेंज होते चले गए. मींस elements in such a way that so means after a certain regular gap, elements with similar properties grouped together. तो इसमें उसने एक वर्ड यूज किया है पीरियोडिक. पीरियोडिक का मतलब होता है रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल. तो पीरियोडिक टेबल में क्या क्या था, तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं कि मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में मेन पॉइंट्स उसके क्या थे. तो पहली बात तो मेंडलीफ ने यूज किया एटॉमिक मास, कितने एलिमेंट अरेंज किए, 63. तो इसका जो पीरियोडिक टेबल था फर्स्ट हम लिखेंगे मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल हैज, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल कॉलम्स, vertical
वर्टिकल कॉलम्स, मतलब ऐसे जैसे हमने मॉडल प्रोडक्ट टेबल में लास्ट लेक्चर में किया था, वर्टिकल कॉलम्स विच आर कॉल्ड, क्या बोला था तब हमने उनको, विच आर कॉल्ड ग्रुप्स, which are called groups, and horizontal rows which are called periods. ये ग्रुप और पीरियड जो है ये मैंडलीफ के प्रेडिक्टेबल से शुरू हुआ था। तो दूसरे पॉइंट में लिखें, मैंडलीफ के प्रेडिक्टेबल में ग्रुप्स कितने थे और पीरियड कितने थे। इसमें 8 ग्रुप्स थे और इसमें पीरियड्स थे 6। नेक्स्ट है, जो उसके 8 ग्रुप्स थे उसका नाम क्या था, ग्रुप नंबर 1, 2, 3, ऐसे रोमन में 4, 5, 6, 7 और 8। टोटल उतने ही बनेंगे क्योंकि ये जो ग्रुप्स हैं इनको उसने सब ग्रुप्स में डिवाइड किया था। जैसे फर्स्ट का ए और बी, सेकंड का ए और बी, थर्ड का ए और बी, फोर्थ का ए और बी, 7 तक उसने डिवाइड कर दिया ए और बी में। ठीक है 7 तक उसने डिवाइड कर दिया ए और बी में। तो ये ग्रुप्स कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। 8 ग्रुप्स हो गए इसकी, और 7 तक उसने डिवाइड कर दिया इनको ए और बी में। तो ए और बी में 7 तक डिवाइड किया तो ये 14 हो गए। एक 0 ग्रुप था इसमें, इंट्रोड्यूस बाद में हुआ, मॉडिफाई हुआ था मैंडलीफ प्रेडिक्टेबल। एक मैंडलीफ प्रेडिक्टेबल आएगा, एक आएगा मॉडिफाइड मैंडलीफ प्रेडिक्टेबल। तो फर्स्ट से लेके 7 तक दे आर सब ग्रुप, दे आर डिवाइडेड इनटू ए एंड बी। 8 में 3 ग्रुप थे, ऐसे टेट्राइड थी, 3 के ऐसे पेयर्स। तो इसको मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल से भी कंपेयर करेंगे, कहां पे है मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल के अंदर। आज अगर देखें तो कहां पे है ग्रुप नंबर 8, तो वो हम इसमें देखेंगे। पीरियड थे उसमें 6, 1 से लेकर 6 तक नीचे हो जाएंगे। पीरियड्स होती हैं ऐसे करके हॉरिजॉन्टल रोज। तो ये था ओवरव्यू इसका, जो मैंडलीफ प्रोडक्ट टेबल है। इसकी कुछ अचीवमेंट्स थी और कुछ इसकी लिमिटेशंस भी थी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज आप करांगे अचीवमेंट्स ऑफ मैंडलीफ प्रोडक्ट टेबल। पिछले लेक्चर च ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਟੇਬਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡੈਬੋਨੀਅਰ ਟ੍ਰੇਡ, ਨਿਊਲੈਂਡ ਲਾ ਆਫ ਆਕਟੇਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂਡਲੀਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਟੇਬਲ ਦਾ ਓਵਰਵਿਊ। So today we will discuss achievements of Mandelbrot product table and its drawbacks. Okay. So first achievement of Mandelbrot product table is कि Mandelbrot product table आल नाल की होया systematic study of the elements। ਜਿਹੜੇ एलिमेंट्स है उन्होंने जी स्टडी है वो सिस्टमैटिक होगी, जी पहला नहीं सी क्लासिफिकेशन तो पहला। क्योंकि मैंडलीफ ने पहली बारी ग्रुप ते पीरियड जेडे ने वो इंट्रोड्यूस किए। ग्रुप ने क्या सीगा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रोल, और पीरियड ने क्या सी हॉरिजॉन्टल रोल लेफ्ट टू राइट। तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂਡਲੀਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਟੇਬਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰਤਾ। तो ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ स्टडी ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ। that makes study easy। तो पहली अचीवमेंट ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂਡਲੀਫ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਟੇਬਲ ਦੀ ਇਹ ਸੀ। सेकंड अचीवमेंट सी प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट।
कई एलिमेंट ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਡਿਸਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ ਮੈਂਡਲੀਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂਡਲੀਫ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟਡ the properties of some unknown elements। ਉਹਨੇ ਕੀ predict ਕੀਤਾ? He predicted the properties of some unknown elements and left gap for these element। अपने प्रोडक्ट टेबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਗੈਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡਤੇ और ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੈਂਡੀਅਮ, ਫॉर एग्जांपल Sc ਸਕੈਂਡੀਅਮ एटॉमिक नंबर 21, गैलियम Ga, जर्मेनियम। सो ये एलिमेंट उस समय नोन नहीं सी। These elements are not known at that time। तो उन्हें की कीता, इन्हां दा नाम रखता पहले कि एका बोरोन, वर्ड एका यूज किया प्रेडिक्शन ਲਈ। एल्यूमीनियम, एका एल्यूमीनियम मीन्स एल्यूमीनियम तो नीचे वाला एलिमेंट गैलियम। एंड एका सिलिकॉन, एका सिलिकॉन मीन्स सिलिकॉन तो अगला एलिमेंट दैट इज जर्मेनियम। ये जेडे एलिमेंट सी दे वर लेटर डिस्कवर्ड, बाद च इन्हां दी डिस्कवरी होगी और इन्हां दी प्रॉपर्टीज जिवें इन्हें प्रेडिक्ट कीतियां सी उसे तरह सी। तीसरी जेडी अचीवमेंट सी उन्हें दस्या पोजीशन ऑफ नोबल गैसेस। पोजीशन ऑफ नोबल गैसेस के बारे में कि नोबल गैसेस जेडे नी दे वर प्लेस्ड इन न्यू ग्रुप। मैंडलीफ ने नोबल गैसेस नू एक नवा ग्रुप दिता, अपने टेबल मॉडिफाई किया एंड जेडियां नोबल गैसेस ने दे आर प्लेस्ड इन ग्रुप नंबर 0। दे आर प्लेस्ड इन ग्रुप नंबर 0 at the end of the table। so ये 3 अचीवमेंट्स हो गया। उस तो बाद फोर्थ अचीवमेंट जेडी है ऑफ मैंडलीफ प्रेडिक्ट टेबल। so fourth achievement of मैंडलीफ प्रेडिक्ट टेबल was correction of atomic numbers। कुछ एटॉमिक नंबर जेडे पहला गलत लिखे हुए which was wrong earlier, तो मैंडलीफ ने उन्होंने करेक्ट किया। कैसे? so atomic masses of several elements were corrected on the basis of periodic table। for example, atomic mass of beryllium Be was corrected from 13.5 to 9। तो एटॉमिक मास गलती से किसी ने 13.5 जो है वो लिख लिया था, इसने करेक्ट करके उसको कितना कर दिया 9, बेस्ड अपॉन दी वैलेंसी। बेस्ड अपॉन दी वैलेंसी इसने एटॉमिक मास करेक्ट किया। पहले 13.5 लिखा था, उसने कितना कर दिया इसमें 9। तो 13.5 किसी ने क्यों लिखा? वैलेंसी की गलती की वजह से। बेरिलियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसकी वैलेंसी होती है 2। तो 4.5 इंटू 2 9, 4.5 इंटू 3 13.5। तो इसी वजह से ये गलती हुई। दूसरा जो करेक्शन की थी वो थी गोल्ड, एटॉमिक मास ऑफ गोल्ड, उसको भी करेक्ट किया। एंड लेटर ऑन इंडियम, यूरेनियम, प्लैटिनम आल्सो करेक्टेड। इंडियम, यूरेनियम एंड प्लैटिनम। तो ये तो इसकी 4 जो है वो अचीवमेंट थी।
अब कुछ कमियां भी थी उसकी टेबल के अंदर, तो ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कौन कौन सी कमियां थी? फर्स्ट था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पोजीशन जो है वो जस्टिफाई नहीं कर पाया कि कौन से ग्रुप में वो हाइड्रोजन को रखे। ग्रुप नंबर 1A, ग्रुप नंबर 7A, इन दोनों के साथ हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी जो है वो रिजेंबल करती है। ग्रुप नंबर 1A को एल्कली मेटल कहते हैं और ग्रुप नंबर 7A को हैलोजेंस। एंड हाइड्रोजन रिजेंबल विद बोथ दीज ग्रुप्स, बट उसने हाइड्रोजन को कहां रखा? ग्रुप नंबर 1 में। जस्टिफाई नहीं किया कि क्यों रख रहा है 1 में। दूसरा, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। अब मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल किसके बेस पे है? एटॉमिक मास। तो अगर एटॉमिक मास के बेस पे है तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो। तो ये पीरियोडिक टेबल के अंदर तीनों की पोजीशन अलग अलग होनी चाहिए थी। इसका मास 1 है, इसका मास 2, इसका मास 3, तो ऐसे तीनों नजर आने चाहिए थे टेबल के अंदर, लेकिन नहीं आ रही। सिर्फ एक ही हाइड्रोजन उसने शो कर दिया। अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें हाइड्रोजन की पोजीशन एक ही रहेगी, बिकॉज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन दी एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है उसने अपनी अरेंजमेंट जो की वो मास नंबर के बेस पे। अगर मास नंबर के बेस पे अरेंजमेंट कर रहा है तो इसका मतलब है तीनों की पोजीशन उसे दिखानी चाहिए थी। नेक्स्ट जो थर्ड है इसका ड्रॉबैक, anomalous pair of certain element, pairs of certain elements। कुछ एलिमेंट्स के जो पेयर हैं, जैसे certain elements are arranged not arranged according to their increasing masses। बेसिक जो फंडा है इसमें यूज किया मेंडलीव ने वो था कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, बट कई किसी किसी जगह पे उसने गड़बड़ की। कैसे? जैसे आर्गन। आर्गन का एटॉमिक मास 39.9 है। आर्गन का एटॉमिक मास 39.9 है और पोटाशियम का एटॉमिक मास 39 है। तो पहले कौन आना चाहिए था? पोटाशियम, उसका मास कम है, लेकिन उसने पहले कौन सा रखा? आर्गन। गड़बड़ हो गई। ऐसे ही कोबाल्ट है, CO। कोबाल्ट का एटॉमिक मास 58.95 है और निकल का एटॉमिक मास 58.70 है। पहले कौन आना चाहिए था? निकल, लेकिन उसने कोबाल्ट को पहले पोजीशन दे दी। ऐसे ही कई और एग्जांपल्स हैं जिसमें उसने गड़बड़ की कि एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंजमेंट जो है वो नहीं की। फोर्थ जो पॉइंट है वो है कि कुछ एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स, मतलब सिमिलर एलिमेंट्स are placed in different groups। प्रॉपर्टी सेम है लेकिन उसने क्या किया? ग्रुप अलग अलग कर दिए। जैसे इसमें एग्जांपल आ जाती है सिल्वर Ag एंड थैलियम। दूसरी एग्जांपल हो जाती है बेरियम एंड लेड। ओके, तीसरी एग्जांपल हो जाती है कॉपर एंड मर्करी। तो दीज आर दी सिमिलर एलिमेंट बट प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। प्लैटिनम एंड गोल्ड,
ये सब एग्जांपल है एंड गोल्ड AU। तो ये हो गया इसका फोर्थ लिमिटेशन कि एलिमेंट की प्रॉपर्टी तो सेम थी लेकिन उसने क्या किया, उसको डिफरेंट ग्रुप्स में रख दिया। उसके बाद फिफ्थ जो ड्रॉबैक है, डिसिमिलर एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। डिसिमिलर एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। तो जो एलिमेंट डिसिमिलर थे, जिनकी प्रॉपर्टी आपस में नहीं मिलती, रिजेंबल नहीं करती, उनको उसने क्या कर दिया, सेम ग्रुप में रख दिया। जैसे सिल्वर गोल्ड, सिल्वर एंड गोल्ड। अब सिल्वर एंड गोल्ड जो है दे आर प्लेस्ड इन दी सेम ग्रुप, बट इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो उनमें बहुत ही कम सिमिलरिटी है, देयर प्रॉपर्टीज आर क्वाइट डिफरेंट। उसके बाद आ जाता है 6 पॉइंट ड्रॉबैक में, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी होती है रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल, कि जैसे एलिमेंट अरेंज किए अकॉर्डिंग टू मास नंबर और कुछ इंटरवल के बाद जैसे रिपीट हो रहा है तो एलिमेंट एक ग्रुप में आ रहे हैं और उनकी प्रॉपर्टी सेम है, इसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी। सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल। तो उसका कॉज क्या है, व्हाई द पीरियोडिसिटी इज देयर इन द पीरियोडिक टेबल, उसका कॉज इसने एक्सप्लेन नहीं किया। उसके बाद एक और पॉइंट आता है, metals have not been separated from non-metals। तो metals और non-metal के बारे में उसने कुछ नहीं बताया, ना ही उनको सेपरेट किया। metals have not been separated from non-metals। तो ये थी उसकी कुछ ड्रॉबैक्स ऑफ मैग्नेटिक पीरियोडिक टेबल।